नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। ये हमारा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी 7th एडिशन की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 1 से लेके 7 लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है वो 7th एडिशन में नया ऐड किया गया है, तो ये पिछले एडिशन में नहीं था। ठीक है, ये जो लेक्चर होंगे वो आईएएस, पीसीएस और सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। ठीक है, माय नेम इज जेपी सिंह एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 times and HCS and RAS prelims. Let us start. The term constitution is derived from the Latin word constituere, which means to establish or set up. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया है? ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से आया है, जिसका मतलब है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। तो प्रेजेंट सेंस में, आज के सेंस में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, जो डिफाइन करता है कि वहां का देश का कैसा कानून चलेगा, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगी, वहां की गवर्नेंस कैसे काम करेगी, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है। तो इन द प्रेजेंट सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो बताते हैं, जो फ्रेमवर्क देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा गवर्नमेंट का, उसमें लेजिस्लेटिव का क्या रोल रहेगा, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहेगा, जुडिशरी का क्या रोल रहेगा, वो सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। तो इसके अलावा इसमें जो लोगों का गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, तो लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्शन के द्वारा होगी या फिर किसी और मेथड के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, किस तरह का जो रिलेशनशिप है लोगों का उसके साथ रहेगा, यानी कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बात कर रही है। उसके अलावा ये डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड या फिर सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक लॉ ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, वो उसको बोला जाता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ स्टेट्स। It is also known as basic structure of the polity, and it is also called as ground norm of the country and so on. ये बहुत सारे नाम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, इन नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिनमें से गिलक्रिस्ट के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है? तो गिलक्रिस्ट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ that body of rules or laws which determines the government, यानी कि वो लॉज जो गवर्नमेंट को डिटरमाइन करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पहले तो गवर्नमेंट के बारे में बताता है, फिर उसके बाद में क्या बोलता है कि उन गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स की कुछ पावर होगी, तो वो कैसे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में कैसे पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, वो ये हमें बताता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच दिस पावर आर टू बी एक्सरसाइज, और ये कि पावर है वो कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है, तो गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन है वो गेटल के द्वारा दी गई है। तो गेटल ने क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसके अनुसार, गेटल के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स आर कॉल्ड एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि स्टेट कैसा होगा, किस तरह का स्टेट होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला है गेटल ने। उसने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द मेथड थ्रू विच स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा द स्कोप एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दिस गवर्नमेंट फंक्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वो कैसे काम करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन है। एंड द रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और अथॉरिटी, यानी कि वही सेम ही बात है कि गवर्नमेंट का लोगों का के साथ, गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, गेटल की डेफिनेशन। उसके बाद में केसी वीरे की डेफिनेशन है, ये केसी वीरे ने डेफिनेशन दी थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक देश का क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है।
द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द कंट्री। तो द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंट कैसी होगी उस देश में, किसी भी देश में, मान लेते हैं भारत में कैसी गवर्नमेंट रहेगी, और वहां पे वो उस पे रूल्स कैसे होंगे और कैसे ये एस्टेब्लिश करता है उन रूल्स को, एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को गवर्न करने के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। वेड एंड फिलिप्स की डेफिनेशन है। वेड एंड फिलिप्स के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी व्हिच सेट्स आउट द प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट एंड डिक्लेयर द प्रिंसिपल गवर्निंग दिस ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हुए हैं इलियट बल्मर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस दिए हैं। किसके द्वारा? ये जो फंक्शन दिए गए हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, इलियट बल्मर के द्वारा दिए गए हैं। तो उनके अनुसार जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्री ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसकी बाउंड्री कहां तक होगी, यानी कि उसकी जो पावर है वो कहां तक एक्सरसाइज की जाएगी, यानी कि एक म्युनिसिपैलिटी है तो उसकी कितनी पावर होगी, उसकी क्या बाउंड्री होगी, कौन से एरिया में वो ऑपरेट होगी, ठीक है। तो यानी कि हम फॉर एग्जांपल हम देखें तो न्यू दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नई दिल्ली में ही काम कर रही है, तो उसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइन करने का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो किस तरह की नेचर रहेगी पॉलिटिकल कम्युनिटी की, यानी कि वो सोजन रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, अथॉरिटेरियन रहेगी, किस तरह का जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो रहेगा, ये बताता है उसकी नेचर एंड अथॉरिटी को। तीसरा जो इसका फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी, यानी कि ये लोगों की जो आइडेंटिटी है, वैल्यूज है, उनको क्या है इसमें समअप किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो तीन इंपॉर्टेंट काम हमने देख लिए, कौन कौन से? बाउंड्री डिफाइन करता है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, दूसरा नेचर बताता है, नेचर एंड अथॉरिटी को बताता है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, तीसरा आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी है उनकी, वो उनको एक्सप्रेस करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी वैल्यूज जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अडॉप्ट की थी, जैसे कि प्रोहिबिट करना है इंटॉक्सिकेंट्स, लीकर है वगैरह को बंद करना है, तो वो सारी वैल्यूज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। फोर्थ इज इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो ये राइट्स एंड सिटीजन के को बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में ऐड हुई है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। पांचवा, इट कैन एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं हम। इसके अलावा जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिश्नर्स है, कमीशन है बात में, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ये एस्टेब्लिश करने का काम करती है और उनको रेगुलेट करने का भी काम करती है, जैसे कि केग हो गया, सीएजी हो गया। नेक्स्ट इज इट कैन डिवाइड और शेयर द पावर बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि उनके बीच में डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच में कैसे पावर शेयर होगी। फॉर एग्जांपल यूनियन लेवल पे हमारे यूनियन लेवल पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है। फिर स्टेट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? हमारी पंचायत है। तो इनके बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है। तो ये प्रिंसिपल देता है शेयरिंग ऑफ द पावर का कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी। तो ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी भी डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर नहीं है, ठीक है, वो मुस्लिम स्टेट्स है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, ठीक है। इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट द रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द सेक्युलर एंड सेकुलर अथॉरिटीज के बीच में ये बता सकता है, उसको डिक्लेयर कर सकता है। आठवां है इट कैन कमिट द स्टेट टू पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल। तो किस तरह का हमारा जो गोल होगा, डेवलपमेंटल गोल होगा, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट गोल होगा, उसको हम कैसे एस्टेब्लिश करें, उसको हमें कैसे अचीव करना है वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो मेंशन किए गए हैं कि कैसे हमें आगे इकोनॉमिकली या फिर जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट गोल को। उसके बाद में हम देखते हैं तो क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी क्वालिटी क्या क्या है?
बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला है ब्रेविटी, दूसरा है क्लैरिटी, तीसरा है डेफिनेटिवनेस, चौथा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, पांचवा है सुटेबिलिटी, छठा है स्टेबिलिटी एंड सातवां है अडेप्टेबिलिटी। तो 7 यहां पे क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनमें से हम द्वारा देखें तो ब्रेविटी, क्लैरिटी, डेफिनेटिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। हम इसको याद कर सकते हैं कि एसएससी की एबीसीडी आपको पता होनी चाहिए, एसएससी की एबीसीडी। तो एसएससी क्या है? एसएससी में देखें तो स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी, देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एबीसीडी से हम देखें तो अडेप्टेबिलिटी, बी से ब्रेविटी, सी से क्लैरिटी एंड डी से डेफिनेटिवनेस। तो इसको याद कर सकते हैं एसएससी एबीसीडी से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। ब्रेविटी क्या होती है? व्हाट इज ब्रेविटी? तो ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजन। एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उतनी बातें होनी चाहिए जितनी जरूरी हो, उसमें फालतू का ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन विद मेनी डिटेल, टू मच डिटेल क्रिएट द कंफ्यूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लॉजेस। तो बहुत सारे जो क्लॉज हो जाएंगे, अननेसेसरी क्लॉज आ जाएंगे, एक तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बहुत सारे अननेसेसरी क्लॉज आ जाने से क्या है, उसकी एक तो इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है और दूसरा है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वो क्लैरिटी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ इट्स प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वुड रिड्यूस द डिग्री ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो उससे समझ नहीं आएगा, दूसरा उसका डिफरेंट अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का। ठीक है, तो डेफिनेटिवनेस, तीसरा है डेफिनेटिवनेस। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन डेफिनेट मीनिंग ऑफ इट्स प्रोविजन। तो इसका जो प्रोविजन है उनका क्या है, डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। एम्बिगुअस एंड डिफरेंट मीनिंग वुड इंक्रीज द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस। तो कैसे उसको क्या है जज इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि प्रीएम्बल को इंटरप्रेट किया गया था कि वो प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, वो सारी बातें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है वो क्या है, डेफिनेट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन लेइंग डाउन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी पावर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन होनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें मेंशन होनी चाहिए। दिस विल रिड्यूस द स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशन, है उससे क्या है, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है वो शुड रिफ्लेक्ट द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो जो लोगों की नीड है, यानी कि देशवासियों की नीड है या फिर उनके जो एस्पिरेशन है वो उसको दिखाई, उसमें क्या है, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जो हम आगे 100 साल के बाद कैसा होगा हमारा देश, वो सारी बातें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, सेकुलर स्टेट के बारे में बात करता है। तो ये सारी बातें क्या है, हमने क्या है, कहां से लिया है, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जो वैल्यू अडॉप्ट की थी उसको रिफ्लेक्ट करती है। इट मस्ट बी सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए वो हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन को सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए उससे, जैसे कि पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, श्रीलंका में था। ठीक है, एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग, इससे इजी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। एंड दिस वुड स्ट्रेंथन द ओबीडियंस ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कारण क्या है, लोग भी क्या है उसको रेस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो प्रेजेंट डे के डिमांड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वो डायनामिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो 50 साल पहले बनाया गया था तो वो उसी टाइम के नीड को दिखाता हो। इट शुड बी डायनामिक और उसे हम क्या है चेंज करना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट शुड बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारे कोई नए नए चैलेंजेस इमर्ज होते हैं उसमें इसको अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नए नए राइट्स आ रहे हैं, डिजिटल राइट्स आ रहे हैं, तो हमें उसको क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम अमेंडमेंट करके ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे हमने क्या है एसएससी एबीसीडी के फॉर्म में फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हो आप।
और मेंस में लिखने में काम आएगा। ये टॉपिक, ये पूरा जो चैप्टर है वो मेंस ओरिएंटेड ही है। क्लासिफिकेशन हम देखें तो अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ इज प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला है इवोल्यूशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है धीरे धीरे करके, क्या है, जैसे जैसे कंट्री इवोल्व हुआ है वैसे इवोल्व हुआ है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है कि वो बनाया गया है, किसी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की संविधान की सभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और हमने देखा है, पूरा हम कवर कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जबकि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है, उसको हम क्या है, कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो वो धीरे 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 करके क्या है, वो इवोल्व हुआ है, ठीक है। तो इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटकम ऑफ स्लो और ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस का वो आउटकम है, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऐड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐड होते जाएगा। तो इट्स प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड जुडिशियल डिसीजन। जो इसके जो प्रोविजंस हैं इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कन्वेंशन होंगे, प्रैक्टिस होंगे, प्रिंसिपल होंगे, सब जुडिशियल, जो भी जुडिशरी का जजमेंट आएगा वो सारा मिला के क्या है, वो इवोल्व होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका जो इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन या फिर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज डेलिबरेटली मेड, इसको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के द्वारा या फिर किंग के बोलने से या फिर पार्लियामेंट के बोलने से इसको बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल की पार्लियामेंट बना रही है। That its provisions, जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इट्स प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब की फॉर्म में है, उसी तरह से क्या है, ये एक बुक या फिर डॉक्यूमेंट में होगा, ठीक है, और एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये हमने देखा अभी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के आधार पर इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस। तो उसमें कैसे प्रोविजंस होंगे, उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डॉक्यूमेंट किया गया है, लिखा गया है, ठीक है, यानी कि उसको कोडिफाई किया गया है। तो इसको रिटन भी कहा जाते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी कहा जाता है, इसको कोडिमेट और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन या फिर नॉन डॉक्यूमेंटेड या फिर नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रोविजंस है उनको कोडिफाइड नहीं किया गया है, तो उनको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ ए बुक और डॉक्यूमेंट और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इसको बनाया जाता है, ठीक है। एंड इट इज अडॉप्टेड बाय ए बॉडी नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जाता है या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जैसे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ ए बुक, यानी कि उसको एक बुक फॉर्म में लिखा नहीं गया है और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। एंड दीज आर फाउंड इन सेवरल कन्वेंशन, प्रैक्टिस, चार्टर, स्टैट्यूट और जुडिशियल डिसीजन में। ये सबका मिला के क्या है, एक कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पे क्या है, इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होता है उसका, एंड इट इज नॉट डेलिबरेटली फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूजीलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 एग्जांपल हमने देख लिए, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूजीलैंड का एंड इजराइल का, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट।
मेथड ऑफ अमेंडमेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं, क्या हम उसको अमेंड कर सकते हैं पूरा का पूरा, या फिर उसको पार्टली अमेंड कर सकते हैं, या फिर हम उसको अमेंड ही नहीं कर सकते। उस आधार पे लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में डिवाइड किया है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है कि जिसको हम कुछ एक प्रोविजन को हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, या तो कुछ को या फिर सारे को भी चेंज कर सकते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ, जो इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी लॉ की फॉर्म में अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर दी इट्स अमेंडमेंट फॉर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो बराबर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डिनरी लॉ। तो ऑर्डिनरी लॉ होता है जो कि कानून बनाती है पार्लियामेंट, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो कानून बनाती है, जैसे कि कोई भी देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वो बराबर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। ठीक है, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को हमें बदलना है तो हमें क्या है, एक नया बिल लेके आना पड़ेगा और उसको क्या है, पास करवाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस केस में क्या है, ऑर्डिनरी लॉ के बराबर नहीं होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ उसके बराबर ही होता है। कोई भी जो बिल पारित किया जाता है वो उसको संविधान का क्या है, अमेंडमेंट माना जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, उसको हम अमेंड कर सकते हैं एज द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। सेकंड इज स्पेशल प्रोसीजर, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए को अमेंड करने के लिए। एंड यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो बराबर होता है ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, वो मान लिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि भारत में अभी क्या है, भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, बाकी हर एक स्टेट में गवर्नमेंट अपनी अपनी, और यूनियन टेरिटरीज में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि जो पंजाब है और जो भारत सरकार है उसके बीच में, भारत की जो गवर्नमेंट है और पंजाब की सरकार की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यूपी सरकार और हरियाणा की गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, या फिर यूपी सरकार और भारत की सरकार के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो उनके बीच में कैसा, उस आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है फेडरल एंड यूनिटरी। ठीक है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर बताया गया होता है बिटवीन दी जो नेशनल गवर्नमेंट होती है और दूसरी जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी वो बताया जाता है। ठीक है, डिवीजन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल देम, यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है और रीजनल गवर्नमेंट है उनको इनेबल करती है टू ऑपरेट इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो सेंट्रल सरकार के लिए कुछ सब्जेक्ट होंगे और जो 3 लिस्ट होती है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, जैसे कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे क्या है, केवल और केवल जो यूनियन है वो लॉ बना सकता है, जबकि स्टेट लिस्ट पे क्या है, स्टेट लॉ बना सकता है और स्टेट ही उसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो सब्जेक्ट आती है। तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेबल करता है जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने स्पीयर में काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल क्या है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राजील का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील। सेकेंड इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। नेशनल गवर्नमेंट में देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। तो रीजनल गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती है एज ए ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट होती है, सेंट्रल सरकार होती है, उसका ऑर्गन की तरह काम करती है, उसके सबऑर्डिनेट एजेंसीज की तरह काम करती है। तो इट एक्सरसाइज ओनली पावर विच मे बी डेलीगेटेड टू देम, यानी कि जो सरकार है
जैसे कि हम यूनियन टेरिटरीज के केस में देखें, भारत में यूनियन टेरिटरीज का क्या है, यूनिटरी काइंड ऑफ सेटअप है। वहां पे क्या है, जो वहां की जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, दे एक्सरसाइज द पावर, जो उनको दी गई है सेंट्रल सरकार के द्वारा, वही उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो पावर। तो यूनिटरी और फेडरल में क्या क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल कौन कौन से हैं, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इटली का कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्वे का, तो ये सारे क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है। तो ये याद रखिए, मेंस में काम देता है। नेक्स्ट इज इलियट बल्मर ने कॉन्स्टिट्यूशन को दो आर्किटाइप दिए हैं। सेकंड इज, फर्स्ट इज प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलियट बर्मन ने दो कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में डिवाइड किया है। इलियट बर्मन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में डिवाइड किया। किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहला तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट डिफाइन द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है कि वो लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल केग है उनका। तो इट सेट्स आउट द लीगल लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो ये जो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे उसको फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैसे कि लिमिटेड गवर्नमेंट का जो निर्माण है वो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है, तो जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये पहले तो ये डिस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या क्या होगा, यानी कि जो प्रोसीजरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर होती है, जो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसके अलावा भी ये क्या है, प्रेस्क्राइब करता है कि क्या प्रेस्क्राइब करता है, प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन assumes a broad consensus on common societal goal। ये जो कॉमन कंसेंसस है, हमारा सोसाइटी का गोल है, वो कैसा होगा, कौन कौन से गोल को हमें 100 साल के बाद अचीव करना होगा, ये प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसने प्रेस्क्राइब किया था किस तरह की पॉलिटी होगी हमारी। तो ये था प्रोसीजरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस। धन्यवाद। एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब शेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पार्ट और बच गया इस चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे। धन्यवाद।